राजनीतिक षड्यंत्र का मतलब यही होता है कि आप किसी नेता को इस तरीके से फंसाए, ना तो वो उससे निकल पा रहे हैं और न ही उनके खिलाफ जो है दोष साबित हो पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में अगर ईडी हर सुनवाई में एक नए पक्ष को सामने रखती है तो कोर्ट तो समय देगा, और समय देने का मतलब ये है कि वो लगातार खिंचता चला जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संजय सिंह वाला भी मामला बिल्कुल उसी ढंग का है, जो ईडी शुरुआती समय पर कह रही थी, जो उनकी गिरफ्तारी के समय तमाम पक्ष रखे गए थे और ये कहा जा रहा था कि 2 करोड़ की रिश्वत उन्होंने ली है। लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई तो ईडी के जो वकील हैं वो जो कह रहे हैं माननीय जजेस के सामने के 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी और मात्र अब एक व्यक्ति के जो है गवाही के बिना पर जो है उठा लेते हैं नेता को, और फिर उसके बाद लगातार जो है तारीख पर तारीख चलती चली जाती है। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दौर अब हमारे देश में शुरू हो चुका है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने की, खत्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से सवालों को रौंदने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, उसको लेकर देश में काफ़ी चिंता का माहौल बना हुआ है। और अगर नहीं बना हुआ है तो ये गंभीर विषय है कि यहाँ पर देश के लोग इसको चिंता के तौर पर नहीं देख रहे हैं, इसको गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जब सरकारी एजेंसियाँ जो हैं, ये सरकारी एजेंसियों को जिस तरीके से इस्तेमाल अब किया जा रहा है, यानी कि एक हथकंडे के तौर पर, एक हथियार के तौर पर, जब ऐसा किसी भी देश में होने लग जाए, उस देश की लोकतंत्र की जो नींव है वो हिलने लग जाती है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं अब हमारे देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके एक के बाद एक विपक्षी दलों को रोंदने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जितने विपक्षी दल हैं उन सबको। लेकिन हाँ, आज हमने देखा भी किस तरीके से राजस्थान में एक तरीके से यहाँ पर एक बार फिर ईडी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चुनाव सर पर है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर चुनावों के दौर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड की। लेकिन क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से अब संजय सिंह भी जेल में जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया 250 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वो जेल में बंद है, उस पर क्या अब यहाँ पर जिस तरीके का शिकंजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर कसा है, क्या अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई देगी? हम बात करेंगे इस आज की इस खबर में मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो ईडी को ये फटकार लगाई कि आपके पास पुख्ता सबूत कहाँ है, आप जितने भी अभी तक सबूत लेकर आए हैं वो एक दूसरे के मेल नहीं खा रहे हैं, आप जितने भी जो गवाह लाए हैं वो पहले खुद आरोपी थे, जो अब सरकारी गवाह बन गए, तो उतना मजबूत सबूत नहीं है जिसके तौर पर यहां पर एक बड़े नेता को जो है जेल में रखा जाए। यानी कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट भी ये कहीं ना कहीं समझता नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है उनको लेकर यहां पर एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है और उसके तहत यहां पर सवाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? उनके गांव में जब बात की गई तो पता चला कि उनके गांव वाले मनीष सिसोदिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से यहाँ पर उन पर आरोप लगाए गए ऐसा नहीं है, वो एकदम जो है बेईमान नहीं है, वो एकदम ईमानदार आदमी है, ईमानदार नेता है और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके के अब संकट के बादल मंडरा चुके हैं, उसे लेकर जिस तरीके की कवायद शुरू हो गई है, वो साफ साफ दिखाता है कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, चुनाव सर पर है। ऐसे में जब चुनावों का दौर सर पर हो, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में तमाम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जब जिस तरीके से यहाँ पर 2 बड़े नेता एक पार्टी के जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं वो अगर जेल में बंद होंगे तो पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि काफी वोट बैंक जो वो 2 बड़े नेता अपने साथ लेकर चलते हैं वो लूज हो सकता है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी को लेकर हम अपने साथी पत्रकार से कुछ सवाल करेंगे और क्या उनके इस सवालों पर जवाब आते हैं, देखिए जरा। हमारे साथ हमारे साथी हैं, साथी पत्रकार अब्रार। तो अब्रार, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर अभी तक जो एक असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने कई टिप्पणियों में ये कह चुका है कि कोई पुख्ता प्रूफ जो है ईडी नहीं लेकर आ पा रही है, कोई पुख्ता प्रूफ यहाँ पर उनके खिलाफ नहीं रखे जा रहे, तो किस बेसिस पर उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है ये भी जो है उनको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से 250 से ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि इन सब टिप्पणियों के बाद भी
अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आए हैं, जेल में ही हैं। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन्होंने देश पर अब कहीं ना कहीं कब्जा सा कर लिया है। जब इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किसी को दबाने, किसी को कुचलने के लिए किया जाने लगे तो समझ जाइए कि उस देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला हो रहा है। तो क्या अब जिस तरीके से चुनावों के माहौल में ये सारा प्रकरण रचा जा रहा है, क्या अब ईडी, सीबीआई ही जो है वही अब देश को चलाएगी? एक सवाल तो ये रहेगा, और एक सवाल ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम टिप्पणियों के बावजूद भी वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है तब भी? देखिए मनीष, सिसोदिया को लेकर के जिस ढंग से आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है या फिर ये कह रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है उनको कहीं ना कहीं फंसाया गया, तो राजनीतिक षड्यंत्र का मतलब यही होता है कि आप किसी नेता को इस तरीके से फंसाए, ना तो वो उससे निकल पा रहे हैं और न ही उनके खिलाफ जो है दोष साबित हो पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में अगर ईडी हर सुनवाई में एक नए पक्ष को सामने रखती है तो कोर्ट तो समय देगा, और समय देने का मतलब ये है कि वो लगातार खिंचता चला जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस जो है राजनेता का जो पूरा करियर होता है वो दांव पर लग जाता है। और इस समय आप देखिए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूतों का अभाव है, उनके खिलाफ भी लगभग 200 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईडी जो है वो तमाम सबूत जो है, जो मजबूत सबूत जिसको कहा जाता है ताकि उनका दोष जो है वो साबित हो पाए कोर्ट के भीतर, वो अब तक जो है समर्पित नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संजय सिंह वाला भी मामला बिल्कुल उसी ढंग का है, जो ईडी शुरुआती समय पर कह रही थी, जो उनकी गिरफ्तारी के समय तमाम पक्ष रखे गए थे और ये कहा जा रहा था कि 2 करोड़ की रिश्वत उन्होंने ली है, लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई तो ईडी के जो वकील हैं वो जो कह रहे माननीय जजेस के सामने के 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, और मात्र अब एक व्यक्ति के जो है गवाही के बिना पर जो है उठा लेते हैं नेता को, और फिर उसके बाद लगातार जो है तारीख पर तारीख चलती चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस पूरे मामले पर जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो है बड़े नेताओं के पीछे ईडी को लगा दिया गया है, तो इसमें तो दरअसल ये एक तरीके से आप अपने पक्ष को रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जितने लंबे वक्त तक आप जेल के भीतर रह रहे हैं, क्या उस समय में आप किसी भी तरीके से राजनीति में एक्टिव नहीं है, और उसका साफ तौर पर असर क्या होता है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। और राजनीतिक षड्यंत्र का मतलब यही होता है, अगर किसी राजनेता को किसी मामले में फंसाया जा रहा है ईडी सीबीआई का हवाला देकर, तो जाहिर सी बात है कि उनको इंसाफ मिलने में इतना समय लगेगा कि वो एक तरीके से इंसाफ ना मिलने के बराबर ही होता है, क्योंकि अगर आप 2-3 साल अपने ही आपको जो है दोष मुक्त साबित करने के लिए, जबकि आपने वो काम किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है, और जो आपके ऊपर जो एक शक की निगाह होती है वो और ज़्यादा गहरा आ जाती है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इस समय आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो तमाम बातें कही जा रही है उसमें हो सकता है कि सच्चाई भी हो, लेकिन सच्चाई सामने आने में इतना ज़्यादा लंबा समय क्यों लग रहा है? क्यों ईडी को 200 से ज़्यादा दिन जो है बीत चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से साबित नहीं कर पा रही है? मनीष सिसोदिया जो है दोषी नहीं ठहराए जा रहे हैं, लगातार उनको अंडर ट्रायल जो है रखते हुए लगभग 200 से ज़्यादा दिन जेल में रखा जा रहा है उनको। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, जब तक आप जो है दोषी नहीं उनको साबित कर देते, लगातार आप पर सवाल पूछे जाएंगे, और जैसे ही आप दोषी साबित करोगे तमाम प्रश्न रुक जाएंगे। तो ये ईडी को तय करना है कि आप सोचिए कि ईडी का अगर आप पूरा जो है देखेंगे मामला, जो लगातार जो है इस समय 2014 के बाद से देखने को मिला, उसमें लगभग 96% ऐसे मामले हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो ये सवालों को जन्म देता है, और ये सवाल तब तक पूछे जाएंगे जब तक आप इसका जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल पूछने वाले लोग हैं, अगर वो आपके सवालों से संतुष्ट नहीं होते या फिर कोर्ट के भीतर आप इसको साबित नहीं कर पा रहे, तो ये मामला इस तरीके से राजनीतिक जो है प्रतिशोध का लगातार चलता रहेगा। तो जिस तरीके से हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि ये मामला राजनीतिक प्रतिशोध का लगातार चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जाते जाते हुए, वो ये कि जिस तरीके से जो सत्ता दल है
वो इन सब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसको लेकर क्या आगे जाकर आगे आने वाली जनरेशन जब इतिहास के पन्नों में ये चैप्टर्स पढ़ेगी तब वो सवाल नहीं उठाएगी? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जब ये दौर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तब आगे जाकर जो आगे आने वाला भविष्य है वो ये नहीं सोचेगा कि सरकारी एजेंसियां ऐसा क्यों कर रही थी? ये सवाल सरकार पर भी खड़ा होगा और सरकारी एजेंसियों पर भी। ये जो दौर चल रहा है ये दौर दिखाता है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जो है हिलाने की कोशिश हमारे देश में इस वक्त की जा रही है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।